हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी 1973 से आने वाले सवालों को कवर करेंगे। एआईबी 19 में सीआरपीसी 1973 से टोटल 10 नंबर के सवाल आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस सब्जेक्ट का वेटेज है वो 10 नंबर का रहेगा। अगर आपने इन सवालों को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके एआईबी में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इनसे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल को मेंशन कर देना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसके पास किसी भी क्षेत्र में अपराध की जांच का अधिकार होता है? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। पुलिस अधिकारी के पास में जांच का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल करने का समय सीमित है। यदि आरोपी हिरासत में है तो समय सीमा कितनी होती है? चालान जो वो कितने समय में न्यायालय में पेश करना होता है? तो जनरली 60 दिनों में, अगर सामान्य मामला है, और गंभीर मामला है तो 90 दिनों में। तो 90 दिनों में पेश किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें प्रथम दृष्टि में अपराध का अनुमान लगाया जाता है? तो अगर पहली बार में ही कॉग्निजेंस लिया जा रहा है तो इसे कहेंगे कॉग्निजेंस लेना, संज्ञान लेना। ये डिफाइन है सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जमानत देने का अधिकार किसे होता है? जमानत सत्र न्यायालय भी दे सकता है और उच्च न्यायालय भी दे सकता है। न्यायालय तो दे ही सकता है, उसके साथ में पुलिस भी जमानत दे सकती है। कई मामलों में पुलिस भी जमानत दे सकती है। इसका आंसर सी जो होगा वो सही होगा। पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों जमानत दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रक्रिया के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह एक विशिष्ट स्थान पर उपस्थिति दर्ज कराएं? तो अगर न्यायालय बुला रहा है तो सम्मन करके बुलाएगा। सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रक्रिया जिसमें मजिस्ट्रेट आरोप की पुष्टि करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका चैप्टर नंबर 17 ऑफ सीआरपीसी, आरोप पत्र, चार्ज फ्रेम करना। जब न्यायालय के सामने चार्जशीट पेश हो जाती हैं तो उस पर न्यायालय अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है और कॉग्निजेंस लेता है। उसके बाद अगर न्यायालय को लगता है कि वास्तव में अपराध हुआ है तो वो अभियुक्त के खिलाफ चार्जेज फ्रेम करेगा अंडर चैप्टर 17 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट इसका आंसर सी जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की गवाही पर विचार किया जा सकता है जिसमें प्रत्यक्षदर्शी घटना के बारे में बयान देता है? तो अगर घटना को किसी व्यक्ति ने देखा है तो वो प्रत्यक्ष साक्षी कहलाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से जांच या पुनः अन्वेषण, री इन्वेस्टिगेशन किसके निर्देश पर किया जा सकता है? तो मैजिस्ट्रेट के निर्देश पर ही वापस री इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी जो है वो इसका ऑप्शन सही होगा। किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? धारा 57 में। अगर किसी व्यक्ति को वारंट के साथ या बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। और अगर धारा 167 सीआरपीसी 167 सीआरपीसी 24 घंटे में अनुसंधान पूरा नहीं होता है तो तब भी अगर गिरफ्तार व्यक्ति है तो उसे मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों में पेश करना होगा। इसका आंसर ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रक्रिया के तहत अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप तय किए जाते हैं यदि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाते हैं? तो अगर पर्याप्त सबूत मिल गए हैं तो उसके ऊपर आरोप चार्जेस फ्रेम होंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो आरोप तय करना, ए आंसर जो इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसे कॉग्निजेबल अपराध माना जाता है?
तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी के सेक्शन 2C में डिफाइन है। इसमें जनरली होता ये है कि पुलिस अधिकारी के पास में ये अधिकार होता है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है और किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। तो जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, यही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसे गैर जमानती अपराध कहा जाता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस किसे कहा गया है? तो नॉन बेलेबल ऑफेंस को सेक्शन 2A में डिफाइन कर रखा है सीआरपीसी में। तो ये वो अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिनमें जमानत मिलना आसान नहीं होता है। तो जिनमें जमानत आसानी से नहीं दी जाएगी, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि अपराध का स्थान अज्ञात है तो किसी न्यायालय के पास मामले की सुनवाई का अधिकार होता है। तो जहाँ पर अपराधी पाया जाता है, जहाँ पकड़ा गया वहीं पर उसका विचारण होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिटेन्यू का अर्थ होता है? तो डिटेन्यू का जनरली अर्थ होता है कि अगर किसी की व्यक्ति के पास में गलत तरीके से कोई चीज़ आ जाती है, सामान आ जाता है, वो अपने पास में रख लेता है, तो यही डिटेन्यू कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के मामलों में अदालत गवाह के लिए सम्मन जारी कर सकती है? तो अगर सीआरपीसी की बात करें तो आपराधिक मामलों में, अगर सीपीसी की बात करेंगे तो सब सिविल मामलों में। तो इसका अपन जो पढ़ रहे हैं वो सीआरपीसी, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, आपराधिक मामले। क्वेश्चन नंबर 16, फौजदारी प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय किसे सम्मन जारी कर सकता है? आरोपी को भी कर सकता है, गवाह को भी बुला सकता है और परिवादी को भी बुला सकता है, तीनों को बुला सकता है। तो आपराधिक मामले में 2 पक्षकार होते हैं, परिवादी और अभियुक्त। तो इसका आंसर होगा डी, कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय आवश्यक समझे उसको सम्मन करके बुला सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार की गिरफ्तारी में पुलिस को किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं होता है? तो संज्ञेय मामलों में अगर गिरफ्तारी होती है तो उनमें विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर डी, किस प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस अधिकारी व्यक्ति के बयान दर्ज कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे अपील का अधिकार नहीं होता? तो अपील का अधिकार आरोपी को होता है, राज्य को होता है, पीड़ित को भी होता है, लेकिन वकील को नहीं होता। तो इसका आंसर डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस मामले में जांच अधिकारी एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद कार्रवाई शुरू कर सकता है? तो एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद संज्ञेय मामलों में ही अनुसंधान चालू कर सकता है। तो गंभीर मामले, बी संज्ञेय मामले, सी गैर संज्ञेय मामले। तो इसका आंसर होगा बी संज्ञेय मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और पुलिस को लगता है कि वह व्यक्ति भाग सकता है तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसका आंसर ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसे गैर संज्ञेय अपराध कहा जाता है? किसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है? तो ये सेक्शन 2L में डिफाइन है। ये वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी के पास में ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी मामले में मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अनुसंधान को प्रारंभ कर दे। जिसमें पुलिस बिना वारंट के कार्रवाई कर सकती है, ये गलत आंसर है। जिसमें न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश हो, ये भी गलत है। जिसमें पुलिस बिना वारंट की कार्रवाई नहीं कर सकती, तो ये जो आंसर है इसका ये सही है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जमानत पर रिहा होने पर व्यक्ति को सबसे पहले कहाँ उपस्थिति दर्ज करानी होती है? तो सबसे पहले पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा दस्तावेज अपराध की शुरुआत की सूचना देता है? तो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है अपराध की? एफआईआर देती है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से मामलों में पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मैजिस्ट्रेट की अनुमति लेती है?
तो ये गैर संज्ञेय मामलों में पुलिस गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि आरोपी को हिरासत में रखने की समय सीमा समाप्त हो जाए और जांच भी पूरी नहीं हुई है तो क्या होगा? तो आरोपी को रिहा कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसे अपराध की अग्रिम जानकारी कहा जाता है? तो अपराध की अग्रिम जानकारी एफआईआर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कितनी जल्दी उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो अगर गिरफ्तारी की है तो 24 घंटे के भीतर ही उसको न्यायालय में पेश करना होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा व्यक्ति किसी भी आपराधिक मामले में जमानत के लिए आवेदन कर सकता है? तो आपराधिक मामले में केवल आरोपी ही जमानत के लिए याचिका कोर्ट में लगा सकता है। तो ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जमानत के मामलों में कोर्ट किस आधार पर निर्णय करता है? तो जमानत के मामलों पर जब भी कोर्ट ये जमानत याचिका देखेगा तब अपराध की गंभीरता, आरोपी की आयु, आरोपी की प्रतिष्ठा, तीनों को देखेगा। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, यदि अपराध एक से अधिक स्थानों पर किया गया है तो मामले की सुनवाई किस न्यायालय में हो सकती है? तो किसी भी संबंधित स्थान के न्यायालय में हो सकती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस स्थिति में मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टि में संज्ञान ले लेता है? जब उसे अपराध का प्रत्यक्ष प्रमाण मिले, जब पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्राप्त हो, जब कोई शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज कराए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, आरोप पत्र चार्जशीट कब दायर किया जाता है? तो ये अन्वेषण पूरा होने के बाद सेक्शन 173 सीआरपीसी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, कौन से प्रकार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं चाहिए? संज्ञेय अपराध में नहीं चाहिए अनुमति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसे रिमांड कहा जाता है? तो रिमांड का जो मतलब होता है आरोपी को हिरासत में भेजना ही रिमांड कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार के अपराध में केवल मैजिस्ट्रेट ही संज्ञान ले सकता है और पुलिस को अनुमति नहीं होती है? तो ये गैर संज्ञेय मामले होते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है? तो चार्जशीट के जरिए ही मामला कोर्ट में जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कौन से अपराध में आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है? संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट के ही गिरफ्तारी हो जाती है। ए इसका आंसर जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसे कानूनी हिरासत कहा गया है? तो जज की हिरासत को, न्यायाधीश की हिरासत को, कस्टडी को कानूनी हिरासत कहा जाता है। तो जब कभी भी आरोपी को अदालत की अनुमति से हिरासत में रखा जाएगा, भेजा जाएगा, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। तो उसे कानूनी हिरासत जो है वो कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्या कारण हो सकते हैं जिससे न्यायालय जमानत देने से इनकार कर सकता है? तो अपराध अगर गंभीर है, आरोपी के फरार होने की आशंका है, समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अपराध की जांच के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ ली गई बयान रिकॉर्डिंग को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पूछताछ रिपोर्ट। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कौन से मामले में मैजिस्ट्रेट आरोप से संबंधित अपराध में आरोपी को दोष मुक्त कर सकता है? तो जहाँ पर सबूत ही अपर्याप्त हैं वहाँ पर दोष मुक्त अभियुक्त को कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अपराध के स्थान पर सबूत एकत्र करने के लिए पुलिस किसे बुलाती है? पुलिस विशेषज्ञों को बुलाती है अगर एविडेंस को कलेक्ट करना है तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, यदि आरोपी द्वारा अपराध की स्वीकृति दी गई हो तो उसे क्या कहते हैं?
तो उसे संस्वीकृति कन्फेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि कोई व्यक्ति जमानत पर रिहा होने के बाद उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय उसकी जमानत रद्द कर सकता है, उसे फिर से सम्मन भेज सकता है, उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर सकता है। न्यायालय कुछ भी कर सकता है, कोई भी आदेश जारी कर सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अपराधी की सजा के लिए पुलिस द्वारा कौन सा दस्तावेज अदालत में पेश किया जाता है? तो अपराधी की जमानत के लिए सजा के लिए चार्जशीट न्यायालय में सबमिट की जाएगी अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। क्वेश्चन नंबर 47, पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने कितनी देर में रिपीट हो गया? तो 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 48, जमानती अपराध का अर्थ। तो CRPC में जो अपराध है उनको दो भागों में और बांटा गया है, जमानती और गैर जमानती। जमानती अपराध सामान्य प्रकृति के होते हैं जिनमें जमानत लेना अभियुक्त का अधिकार होता है, तो जिसमें आरोपी को जमानत मिल सकती है। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, जब किसी आरोपी की जमानत अस्वीकार की जाती है, खारिज कर दी जाती है, तो वह पुनः कहाँ अपील कर सकता है? अपील की बात कर रही है तो अपील उच्च न्यायालय में होगा, या अपील की बात की जा रही है तो अपील हमेशा हाई कोर्ट में होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस प्रकार के अपराध में पुलिस FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच कर सकती है? गंभीर मामलों में, वित्तीय मामलों में, घरेलू हिंसा के मामलों में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मामलों में ही पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 51, अजय को पुलिस ने एक संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार किया लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, क्या पुलिस का ये कार्य वैध है? तो संज्ञेय मामलों में पहले FIR दर्ज होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, वो भी विदाउट वारंट। तो इसका जो आंसर है बी, नहीं, संज्ञेय अपराध के लिए FIR अनिवार्य है, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, सीमा को एक गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने उसे बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार किया था, क्या ये गिरफ्तारी वैध मानी जाएगी? तो अगर ऑफेंस जो है, अपराध जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है और बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन की गिरफ्तार किया गया है तो ये गिरफ्तारी अवैध होगी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, रवि को एक अपराध के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मैजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक जुडिशियल हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। रवि किस प्रकार की हिरासत में है? ये रवि न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में है। तो कस्टडी दो प्रकार की होती है, एक जुडिशियल कस्टडी और एक पुलिस कस्टडी। क्वेश्चन नंबर 54, रामू के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई जिसमें वह संज्ञेय अपराध का आरोपी है, क्या रामू को तुरंत जमानत मिल सकती है? तुरंत तो नहीं मिलेगी क्योंकि मामला कॉग्निजेबल है। अगर मिल भी सकती है तो वो न्यायालय के विवेकाधीन रहेगी। तो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो आदेश दे सकता है जमानत का। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, अमन को पुलिस ने उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया और 48 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, क्या ये गिरफ्तारी और हिरासत कानूनी रूप से वैध मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, ये अवैध होगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने अगर गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, सुमन पर चोरी का आरोप है और पुलिस ने उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया है। सुमन का मामला किस प्रकार का मामला माना जाएगा? तो चोरी का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ये संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, रीना के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई और उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए सम्मन भेजा गया। रीना को सम्मन का पालन करना क्यों चाहिए? क्योंकि सम्मन एक कानूनी दस्तावेज है, कानूनी आदेश है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। सम्मन सेक्शन 61 ऑफ CRPC में जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, रोहित ने अदालत में कबूल किया कि उसने चोरी की है, इस कबूलनामे को क्या माना जाएगा? तो इसको प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाएगा क्योंकि उसने कन्फेशन अपनी दे दी है।
सॉरी, कबूलनामा माना जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि कन्फेशन दी है तो इसे कबूलनामा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, पुलिस ने एक गैर संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल अपराध की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। क्या पुलिस का ये कार्य उचित था? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये जो कार्य है वो उचित नहीं है, क्योंकि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, मंजू के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ और उसे जमानत पर रिहा किया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद मंजू को किसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य है? जब भी जमानत मिल जाती है तो मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थिति दर्ज करानी होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, एक आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, लेकिन वह पुलिस से छुपा हुआ है। पुलिस ने उसे ढूंढने के प्रयास किए लेकिन असफल रही। अब पुलिस क्या कर सकती है? आरोपी की संपत्ति को जब्त कर सकती है, अदालत से गिरफ्तारी के लिए विशेष निर्देश प्राप्त कर सकती है, आरोपी के खिलाफ एक घोषणा जारी कर सकती है ताकि वह अदालत में हाजिर हो। तो उपरोक्त सभी कार्य पुलिस कर सकती है। उपरोक्त डी जो है वो इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, एक आरोपी को पुलिस द्वारा बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 15 दिनों तक हिरासत में रखा गया। इस मामले में क्या हिरासत वैध मानी जाएगी? तो सीआरपीसी की सेक्शन 57 कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। और सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी भी ये कहती है कि अगर अनुसंधान संज्ञेय मामला है और अनुसंधान 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं हुआ है, तब भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, यदि कोई मामला उच्च न्यायालय में अपील के लिए लंबित है, पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और आरोपी की जमानत याचिका मैजिस्ट्रेट के सामने आती है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? हाई कोर्ट के निर्देश का इंतजार करेगा। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, पुलिस किसी अपराध के लिए प्रारंभिक जांच करना चाहती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? नहीं, आमतौर पर नहीं कर सकती, लेकिन कुछ विशेष मामलों में ऐसा कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया लेकिन जमानत अस्वीकार हो गई। अब वह पुनः कहाँ अपील कर सकता है? हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की है तो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय को संज्ञान में आता है कि एक गवाह को धमकी दी जा रही है ताकि वह अदालत में झूठ बोले। न्यायालय इस स्थिति में क्या कर सकता है? गवाह को अदालत की सुरक्षा में रखने का आदेश दे सकता है, गवाह के बयान को खारिज कर सकता है, केवल पुलिस को सूचित कर सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, अदालत ने किसी आरोपी के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया है क्योंकि वह फरार है। अब अदालत उसके खिलाफ कौन सी अतिरिक्त कार्रवाई कर सकता है? तो न्यायालय उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए सबूत अपर्याप्त हैं लेकिन पुलिस ने अपराध के लिए एक आरोपी को नामित किया है। न्यायालय इस मामले में क्या कर सकता है? पुलिस को अधिक सबूत प्रस्तुत करने के आदेश दे सकता है, आरोपी को दोषमुक्त कर सकता है, गवाहों से पुनः पूछताछ कर सकता है, क्या कर सकता है? तो आरोपी को दोषमुक्त कर सकता है। अगर सबूत ही पर्याप्त नहीं है तो मजिस्ट्रेट जो है वो आरोपी को दोषमुक्त कर देगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर। वापस से पढ़ते हैं। मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए सबूत अपर्याप्त हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस ने अपराध के दौरान एक आरोपी को नामित किया है, ठीक है। न्यायालय इस मामले में क्या कर सकता है? पुलिस
फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, सबूत प्रस्तुत करने के आदेश का पुलिस को अधिक सबूत प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट आरोपी को दोष मुक्त कर सकता है, गवाहों से पुनः पूछताछ भी कर सकता है, ये सभी कार्य कर सकता है। सॉरी, इसमें आंसर डी जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, पुलिस को किसी अपराध की जानकारी मिलती है लेकिन एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करना चाहती है, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस ऐसा कर सकती है? हाँ, विशेष मामलों में कर सकती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, एक आरोपी को मजिस्ट्रेट ने एक गैर संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोपी उस वारंट को चुनौती देना चाहता है, वह किस न्यायालय में इसे चुनौती दे सकता है? तो ये हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, एक अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसने अपराध में शामिल एक अन्य व्यक्ति का नाम लिया। पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखा। ये गिरफ्तारी और हिरासत क्या कानूनी प्रभाव होगा? इसका क्या कानूनी प्रभाव होगा? ये शून्य होगी, क्योंकि जब भी कभी गिरफ्तारी होगी तो उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा। तो आरोपी की हिरासत को अवैध घोषित किया जा सकता है और उसे छोड़ना भी पड़ सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक व्यक्ति एक संज्ञेय अपराध में आरोपी है और पुलिस ने उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाने के लिए आरोपी के पास क्या विकल्प हैं? वो उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकता है। तो हैबियस कॉर्पस रीट होती है एक तरह की, वो रीट आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट में पेश की जा सकती हैं और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सकती है। जब भी कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा और उसे 24 घंटों के भीतर पेश न्यायालय के समक्ष नहीं किया जाएगा, तब ये रीट लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73, अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत अपर्याप्त हैं, लेकिन अभियुक्त ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया, कन्फेशन दे दिया। ऐसे मामलों में न्यायालय का कर्तव्य क्या होगा? तो अभियुक्त के कबूलनामे की स्वतंत्र रूप से सत्यता का परीक्षण करेगा। अगर वो कन्फेशन दे रहा है तो उसकी जांच करेगा। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, एक महिला ने एक गैर संज्ञेय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और केवल एनसीआर दर्ज की। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन किया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। महिला के पास अब कौन सा कानूनी विकल्प बचा है? तो वह उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, एक मजिस्ट्रेट ने एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के बाद, चार्जेस फ्रेम करने के बाद ये पाया कि गवाहों के बयान और सबूत पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? आरोपी को दोष मुक्त कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, एक आरोपी ने जमानत याचिका प्रस्तुत की, लेकिन वह लगातार अदालत में उपस्थिति से बच रहा है। न्यायालय जमानत याचिका पर क्या निर्णय ले सकता है? वो जमानत को खारिज कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, एक व्यक्ति पर 3 अलग अलग स्थानों पर 3 विभिन्न संज्ञेय अपराधों का आरोप है और वह पुलिस से बचता फिर रहा है। पुलिस को उस व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए क्या करना होगा? तो पुलिस हर संबंधित स्थान के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, पुलिस ने किसी व्यक्ति को एक अपराध की जांच के दौरान हिरासत में लिया है। व्यक्ति के बयान को किसी अन्य अपराध में भी उसके खिलाफ सबूत के रूप में उपयोग किया गया है। क्या ये कानूनी रूप से वैध है? नहीं। अगर उसने किसी अपराध विशेष के बारे में ही कन्फेशन दिया है तो उसे उसी अपराध विशेष के बारे में ही कन्फेशन को लिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, अभियुक्त का कबूलनामा कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ, लेकिन बाद में उसने कबूलनामे को जबरन लिया गया बताता है, वापस लेने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा?
तो ऐसी स्थिति में कबूलनामे की कन्फेशन की स्वतंत्र सत्यता की जांच करेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, एक गवाह का बयान मैजिस्ट्रेट ने दर्ज किया लेकिन वह गवाह अदालत में पेश ही नहीं हुआ और पेश नहीं हो पा रहा है, क्या अदालत उस गवाह के बयान को सबूत के रूप में मान सकती है? बिल्कुल मान सकती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, पुलिस रिमांड की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो पुलिस रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन की होती है, याद रखना आप। क्वेश्चन 82, धारा 166 सीआरपीसी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत कन्फेशन लिया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने। अभियुक्त कन्फेशन करेगा मैजिस्ट्रेट के सामने, तो अभियुक्त के इकबालिया बयान के लिए ये किया जाता है इसका उद्देश्य। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, किस धारा के तहत मैजिस्ट्रेट के पास गैर जमानती अपराध में जमानत देने का अधिकार होता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो सेक्शन 437 में ये अधिकार होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया किस धारा में निर्धारित की गई है? तो अगर आपका मामला संज्ञेय है तो धारा 154 सीआरपीसी, और अगर आपका मामला असंज्ञेय है तो धारा 155 सीआरपीसी। इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? तो गिरफ्तारी के बाद जुडिशियल कस्टडी जो है वो होगी मैक्सिमम 90 डेज की, अगर गंभीर मामला है, और अगर सामान्य मामला है तो 60 दिन की हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, दंड प्रक्रिया संहिता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दंड प्रक्रिया संहिता पारित हुई थी 1973 में और लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। डेट आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 87, जमानत योग्य अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? तो जमानत योग्य अपराध धारा 436 ऑफ सीआरपीसी में आता है। उसमें जमानत लेना अभियुक्त का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 88, धारा 125 सीआरपीसी किससे संबंधित है? तो ये भरण पोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 इसका आंसर सी है जो वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, धारा 154 सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो पुलिस रिपोर्ट को कहा जाएगा एफआईआर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, धारा 167 के तहत आरोपी को हिरासत में अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो 24 घंटों तक ही रखा जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, धारा 190 सीआरपीसी किससे संबंधित है? धारा 190 सीआरपीसी कॉग्निजेंस से रिलेटेड है। जब चार्जशीट चालान न्यायालय में पेश हो जाता है तो फिर उसके बाद न्यायालय अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है और उस पर संज्ञान लेता है कि अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अपराध का संज्ञान लेना। क्वेश्चन नंबर 92, एफआईआर के लिए कौन सी धारा महत्वपूर्ण है? अगर संज्ञेय अपराध है तो सेक्शन 154, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 155। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा है तो इसका आंसर ए होगा, सेक्शन 154। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी धारा जमानत से पूर्व गिरफ्तारी के लिए है? प्री अरेस्ट बेल, अग्रिम जमानत की बात की जा रही है। तो एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 में ये डिस्कस है। और ये कहाँ लगेगी? ये सत्र न्यायालय में भी लग सकती है और हाई कोर्ट में भी लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 93, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है? तो वारंट हमेशा धारा 70 में जारी किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, पुलिस रिमांड कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है? 15 दिन तक, मैक्सिमम पीरियड जो है वो 15 दिन का है। क्वेश्चन नंबर 95, किस धारा के तहत मैजिस्ट्रेट अपराध के बारे में शिकायत का संज्ञान ले सकता है? तो शिकायत का संज्ञान कॉग्निजेंस का जो ये लेता है मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस, वो सेक्शन 190 सीआरपीसी में लेता है, सॉरी, धारा 190 इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 96, धारा 174 सीआरपीसी किससे संबंधित है? तो जनरली दंड प्रक्रिया संहिता 1974 में आत्महत्या के जितने भी मामले होते हैं वो 174 सीआरपीसी से कवर होते हैं। तो सब परीक्षण ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के पुनरीक्षण की शक्ति किसके पास में होती है? तो ये हाईकोर्ट के पास में होती है। आप रिवीजन हमेशा हाईकोर्ट में लगा सकते हो। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अग्रिम जमानत किसके द्वारा दी जा सकती है? सत्र न्यायालय भी दे सकता है और हाईकोर्ट भी दे सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो अभियोजन किस धारा के तहत समाप्त हो जाएगा? तो ऑप्शन जो होगा 256, धारा 256, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो सीआरपीसी 100 नंबर क्वेश्चन, सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग अभिवाद सौदेबाजी चैप्टर 21A ऑफ सीआरपीसी की प्रक्रिया को किन मामलों में लागू किया जाता है? वे अपराध जो 7 वर्ष तक की सज़ा से प्रावधानित हैं, जिसमें मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान 7 वर्ष तक का है, तो उनमें प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है एज पर सीआरपीसी 1973। तो ये पूरे पीडीएफ थी 100 सवालों की। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एआईबी में। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने सेक्शन के एक भी क्वेश्चन इसमें बहुत 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो डाले हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन से नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट लेके जाओगे सेक्शन के क्वेश्चन तो आप वैसे ही सही कर दोगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। धन्यवाद।